हेलो एवरीवन, आप सबका मनीफोल्ड चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जो पहला वीडियो मैंने बनाया था इससे पहले, जो देख के थोड़े बहुत लोग डर गए होंगे, जिसमें मैंने बताया था कि मॉर्गन स्टैनली ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो प्राइस टारगेट दिया है वो 13 रुपये दिया है और सेल रेटिंग दी थी। तो कुछ लोग शायद डर गए हो, तो ये वीडियो आपको थोड़ा ये डर खत्म कर देगा या कम कर देगा। आपको पता है एडलवाइज रिसर्च फर्म ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q4 20 रिजल्ट के बाद इसका जो प्राइस दिया है वो है 49 रुपीज़। यस, सो करंट मार्केट प्राइस जो 22-23 रुपये चल रहा है उसके सामने इन्होंने 49 रुपीज़, जो मोर देन 100% आपका पोटेंशियल गेन दिखाता है। तो हम देखेंगे ये वीडियो में कि इनके अजम्पशंस क्या रहे हैं, इन्होंने कैलकुलेट कैसे किया है और कैसे ये प्राइस टारगेट पे आए हैं। तो ये रिपोर्ट उन्होंने निकाला था 24 मई को, रिजल्ट आने के 2 दिन के बाद। तब करंट मार्केट प्राइस 19 रुपये चल रहा था और उन्होंने 49 रुपीज़ टारगेट प्राइस दिया था। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली ये है, जो आपको रेड लाइंस दिख रही है उसमें ये लोग कहते हैं कि आईडीएफसी बैंक का जो एसेट एक्सपोजर है वो काफ़ी स्ट्रेस्ड उसमें बढ़ सकता है। और जैसे कि जो हाई ग्रोथ एसेट्स हैं उनके जो एसएमईज लोन है या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह है, उसकी वजह से वो स्ट्रेस बढ़ सकता है। और इतना प्राइस जो उनको मोर देन 100% अपसाइज लग रहा है, फिर भी वो उनके बैंकिंग सेक्टर के प्रीफर्ड स्टॉक्स में नहीं आता। जी हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि इस बैंक के साथ ये रिस्क एसोसिएटेड है। मॉर्गन स्टैनली ने भी यही बताया था कि इनका जो अग्रेसिव ग्रोथ है वो काफ़ी रिस्की एसेट्स में है। तो ये जो रिस्क एसोसिएटेड है बैंक के साथ, इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, तो हम आगे देखते हैं कि इन्होंने कैलकुलेशन कैसे किए हैं और क्या क्या नंबर्स यूज़ किए हुए हैं, क्या ग्रोथ रेट लिया गया है और कैसे ये 49 की टारगेट प्राइस पे आए हैं। तो इनके जो ग्रोथ अजम्पशंस है, तो लेट्स सी नेट रेवेन्यू वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2020 से 21 में वो 13.5% से ग्रो करेगा और 2021 से 22 में वो 18% अराउंड से ग्रो करेगा। सेम वे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का भी ग्रोथ रेट ले रहा है अराउंड 13%, और फिर 2022 में वो करीब 12.5% अराउंड रहेगा। तो वो फिगर्स वो नीचे वाले बड़े टेबल में वो प्लग करता है कि अगर 2020 का रेवेन्यू उनका 7,300 करोड़ के अराउंड है, तो 2022 तक वो रेवेन्यू 9,800 करोड़ करीब अराउंड हो जाएगा। और फिर सेम वे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर उनको लगता है 5,200 करोड़ से लेके वो 6,600 करोड़ तक आ जाएगा। तो प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट जो हमें मिलेगा वो 2,000 करोड़ 2020 में जो था वहां से लेके 3,200 करोड़ तक करीब करीब रहने का चांसेस है, वैसा इनको लगता है। आप देख रहे हो वो जो ग्रोथ उन्होंने दिखाया वो मोर देन 50% है 2020 से 2022 तक इन प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट। फिर वो प्रोविजन का अजम्पशन लेता है कुछ, और उसके बाद वो करीब 25% अराउंड टैक्स लेके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट इनकम पे अराइव करता है। तो यहाँ पर एक ट्रिकी पार्ट है प्रोविजनिंग। जो प्रोविजनिंग करीब हमें पता है पिछले 6 क्वार्टर में काफ़ी प्रोविजनिंग हुई है, जो 4,400 करोड़ अराउंड थी। उनको लगता है 2021 में वो सिर्फ 1,400 करोड़ और 2022 में वो सिर्फ 1,500 करोड़ अराउंड रहेगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वी वैद्यनाथन सर ने बोला है कि हर क्वार्टर का प्रोविजनिंग इनका करीब करीब 300 से 350 करोड़ सिर्फ रिटेल का आएगा। और कॉर्पोरेट बुक भी 40% तो कॉर्पोरेट बुक है, तो उनका भी प्रोविजनिंग इसमें ऐड होगा। तो अगर आप सिर्फ रिटेल का प्रोविजनिंग गिरो 300 से 350 करोड़ पर क्वार्टर, तो वो एक साल का हो जाता है 1,300 से 1,400 करोड़। प्लस जो कॉर्पोरेट बुक में स्ट्रेस रहेगा उसका प्रोविजनिंग भी आएगा। तो यहाँ 1,400 करोड़ शायद मुझे काफी कम लग रहा है। बट यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो वोडाफोन आइडिया का केस चल रहा है एंड जो उन्होंने 1,500 करोड़ के प्रोविजनिंग किए थे उसमें वो राइट बैक हो सकता है, तो शायद वो इम्पैक्ट यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट कर ली हो। तो लेट्स सी, अभी तो इनके अजम्पशन के साथ ही जाता है। तो फिर वो प्रोविजनिंग यहाँ ऐड करके फिर जैसे मैंने बोला करीब 25% अराउंड टैक्स रेट कैलकुलेट करके वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर पे आता है। वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो नेट इनकम है वो नेट वर्थ
या फिर कहो कि बुक वैल्यू में फ्लोट करेगी, और फिर वो बुक वैल्यू पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके पर शेयर बुक वैल्यू निकालता है। तो उनको लगता है कि जो बुक वैल्यू करीब अभी 15,300 करोड़ के आसपास है, वो बढ़ के 17,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी 2022 में। उनको पर शेयर से डिवाइड करो तो अभी की बुक वैल्यू, जैसे आपको पता ही होगा, 32 रुपए पर शेयर चल रही है। वो ग्रो होके इनको लगता है करीब करीब 35 रुपए अराउंड चली जाएगी, 35 से थोड़ा ज्यादा। तो अब प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखोगे, जो कि उन्होंने 19 रुपीज की प्राइस, जो करंट प्राइस जो उन्होंने 24 मई को निकाला था, वो तब की प्राइस है। तो उसके हिसाब से जो अभी शेयर ट्रेड कर रहा है वो 0.5 से 0.6 टाइम्स बुक वैल्यू पे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि एक काफी सब्जेक्टिव हो गया। यहाँ पर आपको डिसीजन लेने होंगे कि ये कितने की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करेगा, और करना चाहिए बेसिकली। ये बैंक के जितना ग्रोथ रेट है, या तो फिर जितना रिस्क इन्वॉल्व है ये बैंक के हिसाब से, आपको क्या लगता है कितने पे ये ट्रेड करना चाहिए? जो अभी 19 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज 0.5 टाइम्स बुक वैल्यू ऑफ 2019 एंड 0.6 टाइम ऑफ 2020 एंड 2021। तो अभी ये लोग 49 की जो प्राइस पे आए हैं, तो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से जो बुक वैल्यू रहा है वो 35.4 है 2022 में। 2022 मार्च के एंड में ये अज्यूम कर रहा है कि करीब 35 के आसपास बैंक की बुक वैल्यू पर शेयर रहेगी। और फिर इन्होंने अज्यूम किया है कि जो अभी 0.5 टाइम्स करंट प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, उसकी जगह वो 1.4 टाइम्स होना चाहिए, और इस हिसाब से वो 49 की करंट प्राइस पे आता है। तो ये अजम्पशन जो उन्होंने लिया है वो कैसे लेता है, तो इसका एक मैं छोटा सा आपको उदाहरण बता रहा हूँ, और जो उन्होंने इन्वॉल्व किया है अपनी रिपोर्ट में भी, उन्होंने पीयर कंपैरिजन किया है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के बेस पे। अब आप देखेंगे कि पीयर जो उन्होंने लिए है, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी, साउथ इंडियन बैंक्स एटसेट्रा, इसमें से कोई भी प्योर प्ले नहीं है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अलग ही स्टेज पे है अपने ग्रोथ के हिसाब से गिनो, या उसकी पूरी स्टोरी ही अलग है जो ये बैंक के साथ मैच नहीं करती। ज्यादा से ज्यादा हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि फ्यूचर में, जैसे लोग कह रहे हैं कि वो एचडीएफसी बैंक जैसा बैंक बनने का ट्राई करेगा, क्योंकि उसका रिटेल पे फोकस है एंड काफी अच्छा मैनेजमेंट इंटेग्रिटी वगैरह है एंड एग्रेशन जैसा है, तो हम उसके साथ थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं, फिर हम उसे एडजस्ट करेंगे रिस्क और ग्रोथ के बेस्ड पे। तो यहाँ देखा जाए, यहाँ पर हम प्राइस टू अर्निंग पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक की अर्निंग नेगेटिव है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकलता नहीं है। तो आप रेड बॉक्स को इग्नोर करिए और ग्रीन बॉक्स पे देखिए। यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के दो बॉक्सेस दिए गए हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइस टू बुक वैल्यू सीधा रिटर्न ऑन इक्विटी के प्रोपोर्शनेट पे चलता है। तो जैसे कि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी है 18 से 19% के आसपास, तो उसको प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज्यादा मिल रहा है, 2 से 2.5 के आसपास। ठीक है, यहाँ आप देखोगे कि सबसे कम प्राइस टू बुक वैल्यू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी उसका काफी कम है। ये जो रेशियोज है अभी वो वैलिड नहीं होंगे, क्योंकि ये कोरोना सिनारियो के रेशियोज है जो कि सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, तो रेशियो इससे बेटर मिलता है इंडिया में बैंक्स को, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ बहुत है इंडिया जो अभी डेवलपिंग फेज में है, उसकी वजह से जितना ज्यादा जीडीपी ग्रो करेगा उतना ज्यादा बैंक्स ग्रो करेगी, तो उस हिसाब से ये रेशियो भी बढ़ता है। ये सिर्फ आपके लिए एक एग्जाम्पल है। तो ऑन एन एवरेज अब लिया जाए तो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर 0.9 आएगा, और रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 8% अराउंड आएगा। तो अगर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का निकालना है, और आप सोचते हो कि ये शायद फ्यूचर में एचडीएफसी बैंक की लाइन में ही जा रहा है, और अगर एचडीएफसी बैंक को 3 से 3.5 या 4 प्राइस टू बुक वैल्यू मिलता है, तो ये बैंक को भी उतना मिलना चाहिए। बट एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी काफी एस्टेब्लिश्ड बैंक है, इतनी पुरानी बैंक है, इतनी अच्छी ब्रांड है और इतना बड़ा बैंक है, तो इसमें रिस्क काफी कम है।
अगर IDFC फर्स्ट देखा जाए तो रिस्क काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी जो भी हो रहा है वो सारा सिर्फ वैद्यनाथन सर की प्रोमिसेस पे हो रहा है, अभी फुलफिल नहीं हुआ है। हालांकि हम ग्रोथ वगैरह जो देखते हैं, कासा का ग्रोथ हो गया या तो फिर ब्रांचेस एक्सपांशन हो गई या उनका रिटेलाइजेशन जो हो रहा है वो काफी हद तक इनलाइन ही जा रहा है, बट अभी मंजिल बहुत दूर है, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। तो हम देखते हैं कि अगर ये HDFC बैंक को 3 से 3.5 का प्राइस टू बुक वैल्यू मिलता है तो IDFC बैंक को उसके रिस्कीनेस और अनसर्टिनिटी के हिसाब से वो थोड़ा कम मिलना चाहिए। तो 3 से 3.5 की जगह इनको अगर 1.5 टाइम्स मिला या 1.4 टाइम्स मिला तो उस हिसाब से उनका प्राइस आता है 49। ये काफी सब्जेक्टिव हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, नॉट जस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी बट ग्रोथ, दूसरी अनसर्टेनिटीज, नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस, इनकी एफिशिएंसी कितनी है और फ्यूचर ग्रोथ कितना दिख रहा है, उस हिसाब से ये फिगर पर हम आते हैं। और उसके ज्यादा हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वगैरह भी देखा जाता है, सेक्टर कैसा कर रहा है और कैसा करने के चांसेस है वो सब भी देखा जाता है। तो ये जो फिगर है 1.4 टाइम्स जो इन्होंने ली है वो आप अपने एनालिसिस में चेंज कर सकते हैं। और तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो पे कैसे आया जाता है, या फिर ये जो सारे फिनेंशियल अजम्पशंस लिए जाते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, प्रोविजन कैसे लिया जाता है, वो फिर बैलेंस शीट में कैसे जाएगा, उसके बाद हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करके कैसे प्राइसिंग पे आ सकते हैं, उसके बाद कैसे डिफरेंट सिनारियोज लेते हैं कि शायद हम गलत हुए तो या सही हुए तो, या फिर एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा या बहुत खराब रिजल्ट आया तो क्या होगा, ये सारी बातें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने ये एक पूरा ही IDFC फर्स्ट बैंक का मॉडल बनाया है, जो मॉडल मैं आपको यहाँ ग्लिम्स दिखाना चाहता हूँ। ये पूरा एकदम काफी प्रोफेशनल मॉडल है जिसमें मैंने मैनेजमेंट के अजम्पशंस इन्वॉल्व लेके पूरा ही मॉडल बनाया है। ये इनकम स्टेटमेंट के अजम्पशन, बैलेंस शीट अजम्पशन, कासा ग्रोथ एंड सारे अजम्पशन, इन शॉर्ट जो भी एक बैंक का मॉडल बनाने के लिए जरूरी है वो सारे ही अजम्पशन इसमें लिए गए हैं। और उसके बाद उसका पूरा प्रॉपर ऑपरेटिंग मॉडल बनाया गया है कि इनकम स्टेटमेंट अगले आने वाले 5 साल में कैसा दिखेगा, बैलेंस शीट कैसे दिखेगी, क्या क्या उनके NPAs वगैरह रह सकते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और फाइनली प्राइस पे कैसे अराइव किया जाता है। और उसके बाद डिफरेंट सेंसिटिविटीज यहाँ लगा के कितना प्राइस ग्रोथ हमें यहाँ मिल सकता है, खराब से खराब सिचुएशन में, अच्छे से अच्छी सिचुएशन में, ये सारे अजम्पशन कैसे ये पूरे मॉडल को ड्राइव करेंगे, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा है या नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखना है जो मिस आउट नहीं करना है, तो एक YouTube व्यूअर के कर्तव्य के हिसाब से इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल है तो शेयर भी करिए। हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे ये पूरे एंटायर मॉडल के साथ। और ये मॉडल समझने के बाद आप किसी भी बैंक का मॉडल बना सकते हैं और असम्पशन उसमें डाल के एक प्राइस टारगेट पे आ सकता है, जिससे आपका एक इन्वेस्टमेंट थीसिस बनेगा और थोड़ा कॉन्फिडेंटली आप उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी, बट ये सारी रिसर्च फर्म कैसे ये मॉडल्स वगैरह बनाती है, क्या क्या ध्यान रखती है, और ये पूरा कैलकुलेशन कैसे होता है, जो शायद आप में से काफी लोगों को पता नहीं होगा, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।